नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन जो है ये मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो यहाँ रस्सी से एक मास लटकाया पड़ा हुआ है, एक मासलेस रस्सी से एक ऑब्जेक्ट लटकाया पड़ा है, ठीक है। इस पे क्यू चार्ज है और मास है, और जिस सपोर्ट से लटकाया गया है वहां पे भी एक क्यू चार्ज डाल दिया गया है। जिस सपोर्ट से लटकाया पड़ा है वहां पे भी एक क्यू चार्ज डाल दिया गया है। रस्सी की लंबाई जो है वो आर मान लेते हैं, रस्सी की लंबाई आर मान लेते हैं, और ये वर्टिकल सर्किल है। वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, तो वर्टिकल सर्किल है। तुम्हें बताना है कि यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना मिनिमम स्पीड इम्पार्ट किया जाए, स्पीड किस बॉब को दिया जाए, मिनिमम स्पीड गिवन टू बॉब so that it able to complete circular motion, able to complete one rotation या one complete rotation, one complete revolution। अगर याद हो सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कुलर मोशन का याद हो तो वहां पे क्वेश्चन किए थे, और वो तो वो एमजी का केस क्या रूट ओवर एमजी का केस U इक्वल टू रूट ओवर 5GR तब केवल जब खाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा था। अब यहाँ पे चार्ज भी आ गया है तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी लगेगा, तो आंसर जो है रूट ओवर 5GR नहीं होगा। तो जिन लोगों के मन में अगर ये ख्याल आ रहा होगा तो लॉजिक भी ध्यान रखें। सुमित ने लिखा है रूट ओवर 5GR, आई थिंक वो 5GR रहा होगा, तो वो नहीं होगा। हाँ, आस्था तुम कुछ पूछ रहे थे? मैं उसको यही पूछ रहे थे कि वो ऐसे है ना कि उसका एमजी लग रहा है। बिल्कुल लगेगा ही ना, वर्टिकल सर्किल में है तो बाकी जो चीजें हैं वो लगेगा। आइसोलेटेड नहीं है, मैंने आइसोलेटेड थोड़ी ना बोला कि आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड नहीं है मतलब ये अर्थ सर्कल से कहीं और आइसोलेटेड। एमजी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, वो तो लग रहा है।
क्या नहीं बनेगा? ना रहेगी। सर रूट अंडर आर जी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम है। नहीं नहीं रिद्धि, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा गलत है। चलो देखो, देखो इधर रूट अंडर 2 mgr होगा। नहीं, अंकिता नहीं, तुम्हारा भी गलत है। आकाश एक मिनट बोलो आकाश। रूट अंडर r into kq square by r square plus mg by m। नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। चलो देखो, इसमें मैकेनिज्म से कंसेप्ट के साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है ऐड अप हो जाएगा। वो फोर्स ऑफ जो है वो कौन सा ऐड हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखो क्या होगा यहाँ पे, हम क्या करते हैं ना कि इस पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको ड्रॉ करते हैं और इस पे लगने वाले सारे फोर्स को लिखते हैं। मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल करीब करीब एक चीज मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है। बिल्कुल तुम्हारा सही है, आस्था का भी थोड़ा सा, लेकिन आस्था का कुछ ज्यादा मिसिंग है। के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर होगा और रूट के अंदर भी कुछ आएगा और कुछ आएगा। करीब करीब पहुंच गया, करीब करीब, थोड़ा सा एक चीज मिसिंग है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं। सपोज करते हैं कि जब वो घूम रहा था तो घूमते वक्त किसी एंगल थीटा पे वो यहाँ पे था, मैंने उसकी स्नैप ले ली और यहाँ पे मैं इस पे लगने वाले फोर्स को दिखाऊंगा। इस पे लगने वाले फोर्स, इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा होगा? इस पे नीचे तो नहीं गुंजा, थोड़ा नहीं तुम्हारा तो। ये सर मेरा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर एम ही आया, वो हम लिखना भूल गए थे। चलो देख लो, मिला लो। इस पे नीचे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? mg लगेगा। एंड टेंशन, रस्सी का फोर्स जो है ये इधर लगेगा, रस्सी का फोर्स, और साथ में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो लगेगा वो इधर लगेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो होगा वो दोनों जो चार्ज है उस चार्ज का ज्वाइनिंग लाइन जो होगा उसी लाइन पे आउटवर्ड लगेगा। ओके ओके ठीक है, आरएम ही है, नहीं तो फिर भी एक चीज मिसिंग है उसमें, एक चीज मिसिंग है उसमें। चलो देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये जो है ये है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, यहाँ पे उसका mg लग रहा है और ये लग रहा है टेंशन। और यहाँ पे सपोज करो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, सपोज करो वेलोसिटी है और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है
तो क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स अभी नेट फोर्स कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड सेंटर होना चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अभी प्रोवाइड कर रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। हम क्या करते हैं कि जितने भी फोर्स है उसमें से फोर्स को ब्रेक करते हैं किधर, ये सेंटर जॉइनिंग लाइन है उसके लॉन्ग। अब ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है। अब टी तो उसी लाइन पे है, एफ ही उसी लाइन पे है, और एम जी जो है उस लाइन पे नहीं है। तो एम जी के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, एम जी को कंपोनेंट पे ब्रेक करेंगे, तो एम जी का कंपोनेंट क्या आएगा, तो एम जी का जो एक कंपोनेंट आएगा, एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये मैंने मान लो दे दिया, एम जी का एक कंपोनेंट ये है, एम जी का कंपोनेंट है, और एम जी का एक कंपोनेंट जो है ऐसे आएगा, इधर आएगा, एम जी का ये वाला कंपोनेंट। अब एम जी के कंपोनेंट को नाम देते हैं, एम जी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, एम जी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और यही जो तीन फोर्स है, कौन, टी है, एफ ई है और एम जी, इसी का जो नेट फोर्स होगा किधर, सेंटर की तरफ, वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इसका क्या है, रेडियस है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी तो उसी की तरफ लग रहा है, तो टी माइनस एफ ई माइनस एम जी कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एफ ई, और एफ ई जो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर रिकॉल करो सर्कुलर मोशन में एक अलग से हम कराए थे, कौन सा, एक अलग से ही पूरा का पूरा ही सेक्शन कराए थे हम, वर्टिकल सर्किल वाला अलग से सेक्शन कराए थे, अगर याद हो तो उसमें ये टर्म, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म आया था, याद है कि नहीं, टेंशन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर आया था। यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा एड अप हो गया है, एक्स्ट्रा जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एड अप हो गया है। ये आया था कि नहीं आया था, यस सर, यस सर, यस सर। और उस केस में जब केवल यही था तो उस केस में मिनिमम वेलोसिटी कितनी आई थी, उस केस में मिनिमम वेलोसिटी जो आई थी रूट ओवर 5 GR आई थी। अब देखो रूट ओवर 5 GR तो आएगा ही आएगा, और साथ में क्या है, ये वाला टर्म भी ऐड हो जाएगा। अब टेंशन देखो, टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है सबसे। अब देखो यहाँ पे ये जो है टेंशन किन किन बात पे डिपेंड करता है, तो देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहनी है, ये वो पार्टिकल कहीं भी चला जाए तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये कांस्टेंट फोर्स हमेशा लगना है। क्यों, क्योंकि ना तो इसमें से के चेंज हो रहा है, ना तो क्यू चेंज हो रहा है, और न ही आर चेंज हो रहा है। आर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा तो दोनों चार्ज के बीच का जो गैप होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। बदल कौन रहा है इसमें से, तो एम नहीं बदल रहा, जी नहीं बदल रहा, ये थीटा बदल रहा है। अलग अलग पोजिशन पे क्या होगा, ये थीटा अलग अलग होगा, और कौन बदलेगा, वी बदलेगा, वी बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टेंशन होगा, वो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि वहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा जब 0 होगा तो कॉस्ट कितना, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उस समय टी कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। और उस समय हम जस्ट वेलोसिटी दिए ही होंगे, तो उसमें वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और ऊपर जब जाएगा तब ना इसमें ये वाला जो फोर्स है mg का, mg sin थीटा, वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन से अपोजिट लगेगा, तो वेलोसिटी कम करना शुरू करेगा। तो मैक्सिमम टेंशन जो हो जाएगा टी मैक्स, तो टी मैक्स कहाँ पे होगा, टी मैक्स जो होगा ये होगा एट बॉटम पॉइंट, एट बॉटम पॉइंट। और उस टी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, टी मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg प्लस mu स्क्वायर r प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी मैक्स। अब ये क्या होगा कि जैसे 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 ऊपर जाना शुरू करेगा, इस cos थीटा की वैल्यू घटनी शुरू होगी, cos थीटा की वैल्यू घटनी शुरू होगी, तो ये mg का टर्म कम होना शुरू होगा, और साथ में v भी कम होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा mg का जो एक कंपोनेंट है mg sin थीटा, वो v के अपोजिट लगेगा और रिटार्डेशन देगा उसको। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ना शुरू होगा t की वैल्यू कम हो जाती है, और जहां पे t, याद करो, जहां पे t 0 होता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, अगर वो आधा रास्ता क्रॉस कर गया, आधा रास्ता क्रॉस कर गया और उसके बाद t उसका 0 हो गया, तो उसका पाथ पैराबोलिक हो जाया करता था।
और अगर हम कहते हैं कि इसको कंप्लीट सर्किल करना है, इसको पूरा का पूरा एक सर्किल लगाना है, तो मुझे इसमें इतना वेलोसिटी देना पड़ेगा, इतना कम से कम वेलोसिटी देना पड़ेगा कि कहां चला जाए, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला जाए। याद है या नहीं? यस सर। तो मुझे यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी इतनी देनी है कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला जाए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन उसमें इतना होना चाहिए कि रस्सी जो है वो बिल्कुल स्लैक ना हो, रस्सी ढीला ना पड़े। मतलब यहाँ पे हमको इस तरह से वेलोसिटी देना है कि टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मिनिमम में क्या हो जाएगा कि टेंशन इक्वल टू 0, उसी पॉइंट पे टेंशन 0 होगा, लेकिन क्योंकि वो मोमेंटम में रहेगा वो आगे निकल जाएगा। तो हमको मिनिमम वेलोसिटी के लिए, मतलब यहाँ इसको कंप्लीट सर्किट कराने के लिए टेंशन जो क्या होना चाहिए, वो टेंशन जो है वो 0। यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पे टेंशन जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो हम लिखेंगे टेंशन एट पॉइंट सी, सॉरी बी, टेंशन एट पॉइंट बी क्या लिखेंगे, टेंशन एट पॉइंट बी जो लिखेंगे वो लिखेंगे टी बी इक्वल टू एम जी और कॉस कितना हो जाएगा वहां, थीटा कितना हो जाएगा, बी पे पहुंचते पहुंचते थीटा जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस एम, यहां ले लेते हैं कितना, वी बी स्क्वायर, वहां वेलोसिटी कितनी है, बी है, एंड ये तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा, ये रह जाएगा। ये टी बी जो आ गया, ये आ गया माइनस एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, टेंशन एट बी। और फिर लिखेंगे टू कंप्लीट one revolution टी बी जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, टी बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि टी बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ। तो टी बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी बी की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है टी बी की, तो लिखेंगे माइनस एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गया, एक कंडीशन आया ये। अब दूसरा क्या करेंगे कि दूसरा इसमें हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पे फोर्स लग रहा है टेंशन, तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस और कौन लग रहा है, वर्क डन बाय एम जी, और कौन लग रहा है प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। कहां पे, हम यहाँ पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। पीछे वाले को साफ करें, ये सब साफ करें पीछे वाले को। यस सर। तो यहां है वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? T into R. Into R. क्या बात है, मतलब मैकेनिक्स साफ, बिल्कुल साफ। टेंशन जो है पूरे पाथ पे हमेशा क्या लग रहा है, किस डायरेक्शन में? 0 होगा सर। पूरे सर्कुलर पाथ पे टेंशन का तो जो फोर्स है हमेशा 0 होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर लग रहा है। परपेंडिकुलर होगा ना। जो देखो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो हमेशा इस बात यहाँ की बात करेंगे, या टेंशन यहाँ हो तो यहाँ की बात करेंगे। जो भी स्मॉल पाथ लेंगे उस पर टेंशन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय mg कितना होगा? So mg into 2R. Yes, mg into 2r या माइनस में -2m माइनस mg into 2r। अच्छा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? Q1 Q2 upon R. धन्यवाद। टेंशन ये भी जब 0 0 हो गया, टेंशन जब 0 हो गया, टेंशन का अपोजिट लग रहा है हाँ, नहीं? ये तो easy। ये भी 0 हो जाएगा ना। देखो सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, सर्कुलर पाथ जब लेते हैं तो वहां पे जो कर्व होता है ना, तो कर्व का स्मॉल स्मॉल पार्ट लेते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हर एक पे ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन बदल रही होती है। तो हम केवल एक स्मॉल डिस्प्लेस लेंगे, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और उसको मैग्नीफाई करेंगे कि इस पूरे डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स कैसे लग रहा है। तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा ना। इस पूरे डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही सारे वर्क डन को ऐड करके इकट्ठा करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई चल रहा हो और फोर्स हमेशा रेडियस के अलोंग या रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है? 0। ये नोट करके रख लो, ये हम कई बार बताए भी हुए हैं। Yes, और ये क्या हो जाएगा? ये हाफ m v b स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से क्या आ गया हमारे पास? यहां से जो आ गया, यहां से लिख सकते हैं हम लोग, ये 2mgr माइनस में, और ये हाफ m v b स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूं, इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लो। क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 सब जगह से हटाते हैं, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन और mvv को एक तरफ रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग mvb स्क्वायर, है ना, और इसको इधर ले आया तो ये हो जाएगा mu स्क्वायर माइनस 4mgr, ये यहाँ पे। इतना ठीक है? Yes, sir. ओके। अब हम क्या करेंगे कि इस mvv में r से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे इक्वेशन में, मतलब mvv का स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा mu स्क्वायर अपॉन r माइनस कितना, 4mg हो जाएगा। और फिर ये जो वैल्यू है mvv अपॉन r, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ये ठीक है? Yes, sir. यस सर। आगे मैथमेटिकल पार्ट है, फिजिक्स वाला पार्ट खत्म है, आगे मैथमेटिकल पार्ट। अब सीधे u की वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ है हमारे पास, ये है माइनस mg प्लस, और ये mvv स्क्वायर अपॉन r जो है ये, उसके बदले में क्या लिखेंगे, mu स्क्वायर अपॉन r माइनस 4mg प्लस kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस mg और माइनस 4mg कितना आ गया, 5 आ जाएगा। तो ये आ गया mu स्क्वायर अपॉन r
माइनस 5 mg प्लस KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर इसको ले जाओ उस तरफ, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5 mg माइनस KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ से R से परे R पॉजिटिव में मल्टीप्लाई कर दो, R से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा MU स्क्वायर ग्रेटर देन 5 mgr माइनस KQ स्क्वायर अपॉन R, ये आ जाएगा। और फिर M से जाकर डिवाइड करो, तो U स्क्वायर ग्रेटर देन 5gr माइनस KQ स्क्वायर अपॉन MR, एंड यहाँ से फिर U ग्रेटर देन रूट ओवर 5gr माइनस KQ स्क्वायर अपॉन MR। U की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ये जो टर्म आया है। U मिनिमम कितना हो जाएगा, तो U मिनिमम हम लिखेंगे, U मिनिमम जो आएगा, मतलब ये वैल्यू इससे ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम तो इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 5gr माइनस KQ स्क्वायर अपॉन MR। देखो 5gr का टर्म इसमें है और ये फोर्स आने की वजह से कुछ और माइनस हो गया है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। सर सीधे ऊपर वाला जो बी वाला पॉइंट है वहां पे जाके फोर्स बैलेंस करेंगे। हाँ बिल्कुल बैलेंस करेंगे। तो उससे मतलब नीचे में टेंशन लगाते, फिर mg लगाते, ऊपर साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते और Q1 Q2 अपन R स्क्वायर करते, और जस्ट टू मूव करना है तो टेंशन को जीरो कर सकते हैं ना, तो टेंशन को जीरो करके अगर T ग्रेटर देन ना लिख के तुम सीधे T इक्वल टू 0 करके वहां कर सकते थे, तो उससे ये पूरा एक्सप्रेशन नहीं आता, तुम्हारे से U मिनिमम आ जाता। सीधे U मिनिमम इसमें तो आ गया ना कि हाँ ये पूरे की वैल्यू कि U कम से कम इतना या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे भी आ जाएगा U मिनिमम प्लस से आ जाएगा। तो वो वाला तरीका सही है ना? हाँ सही है। तो उससे तो GR आ रहा है, सिर्फ 5 आ ही नहीं रहा है। आएगा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा, और सर ये पूछ रहा ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगाते हैं और सेंट्रीपिटल कब लगाते हैं, मतलब बाहर की साइड कब लगाते हैं और अंदर की साइड कब, हमको पता ही नहीं चलता। अच्छा, सेंट्रीपिटल तब लगाओगे जब तुम यहाँ से खड़ा होकर सारा काम देख रहे हो, ठीक है? पता है। और सेंट्रीफ्यूगल तब लगाओगे जब तुम इस बॉल के साथ ही घूम रहे होगे। तो इस केस में हम लोग कहाँ थे? हाँ, इस केस में हम लोग सेंट्रीपिटल लगाए हैं ना, तो यहाँ से सिस्टम को बाहर से, मतलब ग्राउंड से देख रहे थे। बाहर से देखेंगे कि बॉल के ऊपर से, बॉल के ऊपर से, बॉल पे जब बैठ कर देखेंगे तो बॉल तो रेस्ट में नजर आएगा ना। हाँ, रेस्ट में जब नजर आएगा तो हम एक ऐसे फ्रेम पे बैठे हुए हैं जो एक्सीलरेटेड मोशन में है, और जब ऐसे फ्रेम पे बैठते हैं जो एक्सीलरेटेड मोशन में है तो वहां स्यूडो फोर्स लगाते हैं। और स्यूडो फोर्स कैसे लगता है, जो फ्रेम की एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट जाके फोर्स लगता है। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके बाहर लगेगा। इसकी जो एक्सीलरेशन यहाँ होगी, ये ए रेडियल, इसी के अपोजिट में एक MAR लगा देंगे, वही स्यूडो फोर्स हो जाएगा ना, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। तो हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं ना, आंसर सेम ही आएगा ना? दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तुम चाहे बॉल पे करके कैलकुलेशन करो चाहे ग्राउंड से, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। हाँ सर, तो वही हम सेंट्रीफ्यूगल लगाए थे इसलिए। तो आंसर सेम ही आएगा, उसे कुछ ये लगता है कुछ ज्यादा ही हेवी हो गया, क्वेश्चन हो गया है। नो सर, वो थोड़ा भूल गए थे। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, इस पोर्शन से रहेगा। चलो एक क्वेश्चन हम होमवर्क ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इसको हटाए ना। यस सर। क्वेश्चन है कौन सा
अच्छा, ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन कर देते हैं। देखो ऑलरेडी हम कर चुके हैं वही क्वेश्चन है। सपोज करो एक लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। उस लाइन पे दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू यहाँ पे। इसके मिड में एक चार्ज स्मॉल क्यू मास m के साथ रखा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ से a दूरी पे है और यहाँ से भी a दूरी पे है। तो हमें बताना है कि अगर यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इसमें if q is positive, and displaced from its position first, displaced position by very small displacement, first along x axis, ये x axis है, and y axis, second along y axis। इन दोनों में से वो SHM किस में करेगा वो निकालना है। दोनों में से SHM की टेंडेंसी किस में होगी वो निकालना है। और मतलब x के अलॉन्ग SHM करेगा कि y के अलॉन्ग SHM करेगा वो निकालना है। और ये निकालने के बाद SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करना है। चेक और SHM, और अगर SHM हो रहा है, if SHM occur, then find its time period, उसकी टाइम पीरियड निकालो। A, B में if Q is negative, और फिर सारा सेम केस वही x के लॉन्ग मूव कराया गया, y के लॉन्ग मूव कराया गया, तो किसमें SHM करेगा वो निकालना है और उसकी SHM की टाइम पीरियड निकालनी है। ये क्वेश्चन होमवर्क में। और इनफैक्ट बस मुझे खाली सर बी में क्या निकालना है? बी में यही चार्ज जब निगेटिव हो जाएगा, यही जो क्यू चार्ज है वो नेचर में निगेटिव हो जाएगा, तब उसको x के अलोंग डिस्प्लेस करें एंड y या y के अलोंग डिस्प्लेस करें, तो किसमें SHM की संभावना बनेगी और जिसमें भी SHM की संभावना बनेगी ये बतानी है और उसमें टाइम पीरियड निकालना है। और फाइनली टाइम पीरियड जो ए केस में निकाला अपॉन टाइम पीरियड बी केस में निकाला, उसका रेशियो जो है वो आंसर मुझे बता देना। ओके सर, समझ में आ गया? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन। अब देखो ये जो पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का, अब इसमें एक बचा हुआ है। अब तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं उसमें पॉइंट चार्ज है, हर जगह मैंने लिया है पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आया है उस इफेक्ट को देखा है ना। ये इसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये तो तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट और उसके बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन कराया। अब इसके बेस पे कुछ तुमको असाइनमेंट में दिया जाएगा, क्वेश्चन असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेगा और किताबों में क्वेश्चन मिलेगा, वो हम बता देंगे कहाँ से करना है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि जब चार्ज जो है पॉइंट ना हो के बड़ा चार्ज एक्सटेंडेड चार्ज हो जाए तो उस केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे निकालेंगे। तो इस चीज की मतलब कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कारण चार्ज
के कारण जो फोर्स होता है उस फोर्स का इफेक्ट मेनली हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट इसकी शुरुआत हम यहाँ से कर देंगे, कम से कम लाइन पे चार्ज डाला गया उसके कारण फोर्स कैसे लगेगा, उसी लाइन को जब मोड़ के सर्कुलर आर्क बना दिया गया उस पर कैसे फोर्स लगेगा, उस सबको हम देखेंगे यहाँ पे। और फिर उस टॉपिक के बाद तुम्हारा ये जो फोर्स वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला टॉपिक जो है खत्म होगा और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट 1, इसके अलग अलग सेक्शन है। तो पहला सेक्शन जो था वो तुम्हारा फोर्स का था, दूसरा सेक्शन जो आएगा फील्ड का आएगा, फिर आएगा पोटेंशियल का आएगा, फिर डाइपोल का आएगा, डाइपोल का, और फिर फ्लक्स एंड गॉस लॉ का आएगा, गॉस लॉ। ये जो सेक्शन है ये काफी बड़ा सेक्शन था, ये खत्म हो जाएगा ये। फिर उसके बाद भी जो सेक्शन है थोड़े छोटे छोटे हैं इससे। तो चलो ये जो होमवर्क था इसको ट्राई करना, अब क्लास जो है कल होगी, ठीक है। तो वेव हम लोग 12th होने के बाद करेंगे। नहीं वेव हम स्टार्ट कर देंगे, जब साथ में वेव स्टार्ट करेंगे ना, मेरा अभी कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे वेव, अभी पैरेलल में स्टार्ट कर देंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। हमारा वेव थ्योरी एंड साउंड वेव बचा हुआ है उसको स्टार्ट करेंगे पैरेलल में, और साथ में पैरेलल में एक और वेव स्टार्ट करने वाले हैं, ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स के साथ साथ तुम्हारा उधर वेव करेंगे ताकि वेव खत्म होते तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाए। तो कम से कम इस इलेक्ट्रोस्टैट को थोड़ा सा हम एक पटरी पे ला दें ताकि क्वेश्चन बनाने वाले फेज में तुम आ जाओ, तुम लोग खुद से क्वेश्चन बना सको, वहां तक हम लाके खड़ा कर दें उसके बाद। ओके खत्म करें इसको। यस सर। चलो।